हेलो बच्चा। हम लोग आज जो है यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं। यूनिट जो है वो मोशन के बारे में है। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हो। और यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या बहुत अच्छे से पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो यूनिट है हमारे पास में, हम लोग इसको शुरू करते हैं मोशन को लेके। बच्चों, मोशन जो है हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। हम हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो मोशन के रूप में होती है। जैसे कि यदि हमको कहीं जाना है तो हम लोग बस में बैठ कर चले जाते हैं, तो बस जो है मोशन में होती है। जैसे हम खुद चल रहे होते हैं तो हम भी मोशन में होते हैं। एक हवाई जहाज़ उड़ रही है, वो भी मोशन में है। एक फुटबॉल को हम लोगों ने किक किया तो फुटबॉल भी मोशन में आ गया। हमारे जो प्लेनेट है वो भी मोशन में है। तो मोशन जो वर्ड है वो हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। इसके लिए इस वर्ड से हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो जब कोई चीज़ अपना जो सराउंडिंग होता है, जैसे मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में तीसरा ऑब्जेक्ट है। ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है मिला के एक सराउंडिंग बनाते हैं। तो जब टाइम मेरा ज़ीरो है तो उस कंडीशन में तीनों ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग जो है वो इस तरीके से, मतलब तीनों ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है, प्लेस है, वो इस तरीके से है। टाइम बदला, हमने इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आए तो ये ऑब्जेक्ट इन दोनों ऑब्जेक्ट से दूर चला गया, तो हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ गया था। ठीक है। तो सराउंडिंग का मतलब ये है बच्चों, जब दो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं या फिर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं कि उन ऑब्जेक्ट ने टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। अदरवाइज हम लोग ये बोलेंगे कि जब टाइम कुछ था तब भी दोनों ऑब्जेक्ट इसी सिचुएशन में थे, जब टाइम बदल गया जब भी दोनों ऑब्जेक्ट इसी सिचुएशन में है। मतलब कि उन दोनों ऑब्जेक्ट ने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। ओके। तो मोशन होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करें। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों करें। मैं कहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, इसने चेंज नहीं किया, हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ गया। जो नेसेसिटी कंडीशन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, तो ही वो मोशन में कहलाएगा। ओके। ओके। हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो फिज़िक्स है उसकी अलग अलग ब्रांचेज बनी हुई हैं, जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स, है ना। तो उसी में से एक जो ब्रांच है हमारे पास में वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो ब्रांच है बच्चों, उसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब ये जो मैकेनिक्स है इसको हम लोगों ने तीन भागों में बांट दिया। मतलब कि मैकेनिक्स में के अंदर हम लोग तीन प्रकार के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। क्वेश्चन ये आता है कि स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब जो चीज़ रुकी हुई है, स्टेट्स में रुकी हुई है, तो फिर वो मोशन कैसे हो सकती है। क्योंकि मैकेनिक्स में तो हम लोग स्टडी ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आंसर बच्चों, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो स्टेशनरी नहीं है। यदि हमको ये लगता है कि हम जो है अर्थ सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं तो हम जो है स्टेशनरी है। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि जितनी स्पीड के साथ अर्थ मूव कर रही है उतनी स्पीड के साथ हम भी मूव कर रहे हैं। तो अर्थ इज नॉट ए स्टेशनरी, सो वी आर ऑल्सो नॉट ए
स्टेशनरी। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो मेरे सामने वाली इस बर्थ के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है, जो पैसेंजर बैठा हुआ है, वो पैसेंजर मेरे रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। लेकिन एक पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यदि वो प्लेटफॉर्म वाला पर्सन उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर को देखता है तो उसके रेस्पेक्ट में वो पैसेंजर मूव कर रहा है, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। तो मेरे रेस्पेक्ट में वो पर्सन स्टेशनरी है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे पर्सन खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में जो पैसेंजर है वो हमारे पास में मूविंग कंडीशन में। तो एक्चुअली में नथिंग इज स्टेशनरी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डील अबाउट द सिचुएशन ऑफ स्टेशनरी, दैट इज नोन एज स्टैटिक्स। ठीक है। दूसरी चीज़, स्टेशनरी जो कंडीशन कब क्रिएट हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्टेशनरी कंडीशन कब क्रिएट हो सकती है? तो आंसर है जब उसके ऊपर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो सबके सब फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मुझे स्टेशनरी दिखाना है, तो आंसर है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, दोनों के दोनों फोर्सेस यदि इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो for making the stationary of an object, it is the necessary condition that the equivalent forces must be applied on the object। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स जो है मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक कार जो है वो मोशन में है, एक मोटरसाइकिल 50 की स्पीड पे चल रही है, 1 घंटे में हम लोग 60 किलोमीटर चले गए। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग जो मोशन में होते हैं उन सब के बारे में काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। जैसे एक एरोप्लेन जो है वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में चल रही है, एक ट्रेन जो है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। तो जितने भी मोशन हम लोग हमारी लाइफ के अंदर देखते हैं वो सब स्टडी जो है काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग करते हैं। लेकिन वो किस रीज़न के कारण होते हैं उस रीज़न को हम लोग स्टडी नहीं करते। जैसे एक साइकिल को चलाने के लिए या एक साइकिल को मोशन में लाने के लिए किसी बंदे द्वारा उसके ऊपर धकाया गया फोर्स उसको मोशन में लाता है, या पेडल द्वारा उस साइकिल को आगे बढ़ाया जाता है। एक ट्रेन को आगे धकाने के लिए इंजन उसके ऊपर काम करता है। तो ट्रेन को आगे धकाने के लिए जो इंजन उसका कोच है, जो उसको फोर्स प्रोवाइड करता है, तो उस कोच को हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते, उस ट्रेन की स्पीड के बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो किस कोच के कारण मोशन चेंज हो रहा है, किस कोच के कारण मोशन बढ़ रहा है, किस कोच के कारण मोशन घट रहा है, ठीक है, किस कोच के कारण मोशन उसमें चेंज हो रहा है, मोशन में चेंजेस हो रहे हैं, वो हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करते। सिर्फ उसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अ कार इज मूविंग, तो वी विल स्टडी कि कार कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, बट वी विल नॉट स्टडी व्हाट इज द कोज टू मूव द कार इन ए पर्टिकुलर स्पीड। We will not study about the cause, we will study about only the process। अगला था हमारे पास में डायनामिक्स। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में तो स्टडी करते ही करते हैं, उसके कोज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि एक कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इंजन ने कितना टॉर्क उसको प्रोवाइड कराया है वो भी हम लोगों को स्टडी करना है। एक साइकिल को कितनी ज़ोर से धक्का मारा है कि साइकिल की जो वेलोसिटी है वो हो जाए 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो कोज है मोशन को कराने के लिए वो हम लोग डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, उम्मीद आपको ये मैकेनिक्स की तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी।
अगला हम लोग देखते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? तो जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में। जैसे यदि मैं खड़ा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं रेस्ट में हूँ, तो आंसर है कि मैं रेस्ट में नहीं, क्योंकि मैं धरती पे खड़ा हूँ, अर्थ पे खड़ा हूँ, अर्थ जो मूव कर रही है तो मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ, रेस्ट में नहीं हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक पर्सन ये खड़ा है और एक पर्सन ये खड़ा है, 2 घंटे बाद हम लोगों ने दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट किया, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस जो अभी अभी हमारे पास में सेम है। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास बनती है कहलाती है सराउंडिंग। तो जब एक पर्सन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जैसे इसके रेस्पेक्ट में ये और इसके रेस्पेक्ट में ये, या ये कहें कि ये दोनों आपस में रिलेटिव है, क्योंकि ये इसको इंडिकेट करता है और ये इसको इंडिकेट करता है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन चेंज नहीं होती है इन दोनों की, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में। तो जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग किसको मानेंगे? जो उसके साथ में, जिसके साथ उसका हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में भी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो कहलाता है बॉडी एट रेस्ट। जैसे t1 टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है, x1 नाम का उसका डिस्टेंस है। t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट जो यदि बी पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है, और यदि उसका x2 डिस्टेंस हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो था उसने अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर ली है, इसलिए वो रेस्ट में नहीं आएगा। यदि ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे ही रहता t2 टाइम में, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में। तो मोशन तो आप समझते ही हो। यदि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे t1 टाइम में वो एक ए नाम की पोजीशन पे है, t2 टाइम में वो बी नाम की पोजीशन पे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। कौन सा टाइम ड्यूरेशन? t1 से लेके t2 तक होने का। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। ओके, अगली चीज, अभी जो मोशन है ये हमारे पास कितने प्रकार का होता है? तो मोशन जो है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग पहली कैटेगरी के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग दूसरी कैटेगरी के बारे में देखेंगे। तो पहली वाली जो कैटेगरी है उसमें मोशन को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर कहें कि ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन कहें या फिर कहें रोटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन कहें या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 कैटेगरी हम लोगों को 1 बाय 1 देखनी है। तो पहली कैटेगरी देखते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें हमारे पास में 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब कोई एक पॉइंट मास, मतलब कि ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, और इसके रेस्पेक्ट में मैं ये बना सकता हूँ जेड एक्सिस, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट मास, लेट मी से दैट ये मेरे पास में पॉइंट मास है, तो जब कोई पॉइंट मास इधर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन करे, या फिर वो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करे, या फिर वो जेड एक्सिस के अलोंग मोशन करे, जब कोई पॉइंट मास हमारे पास में तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूवमेंट करता है, मोशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, लेट मी से दैट ये हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो होंगे।
तो जब ये बॉडी मेरी किसी एक एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करती है, देखिए t1 टाइम जब है तो ये मेरी बॉडी इस पोजीशन पे है, बॉडी ने स्टार्ट किया मोशन, टाइम भी चेंज हो रहा है, और t2 टाइम में ये मेरी बॉडी यहाँ मूव हो गई। तो मान लीजिए यहाँ से लेके पहले बॉडी यहाँ पे थी और t1 टाइम से t2 टाइम में बॉडी यहाँ पहुँच गई, तो ये बॉडी t2 टाइम में यहाँ पहुँच गई, तो इस बॉडी ने t1 से लेके t2 टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और ये कौन से एक्सिस पे किया है? तो आंसर है ये अलोंग द एक्स एक्सिस इसने ट्रेवल किया है। ये चाहे तो अलोंग द वाई एक्सिस ट्रेवल कर सकती है, चाहे तो अलोंग द जेड एक्सिस ट्रेवल कर सकती है, लेकिन किसी एक एक्सिस के ऊपर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव होके गई है, तो सारे के सारे पार्टिकल जो है, चाहे वो यहाँ का पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल जो हो एक साथ मूव हुए हैं। मतलब कि यदि पार्टिकल नंबर 1 ने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पार्टिकल नंबर 2 जो है उसने भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यदि कोई पार्टिकल यहाँ पे है, उसने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसने भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल किया होगा। तो एक बॉडी जो है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, और जब मोशन करती है रेक्टिलिनियर मोशन, तो सारे के सारे पार्टिकल यदि एक साथ मूव करते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिगिड बॉडी। तो ये जो शॉर्पनर मेरे को दिख रहा है, तो शॉर्पनर यहाँ पे एक रिगिड बॉडी हो जाए, क्योंकि मोशन के दौरान इससे कोई भी पार्टिकल जो वो इधर उधर नहीं हिले, सबके सब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ही सिचुएटेड है जो पहले थे मोशन से पहले भी। तो शॉर्पनर जो मेरे पास में एक रिगिड बॉडी बन जाएगी। और जब एक रिगिड बॉडी किसी एक डायरेक्शंस में, किसी एक एक्सिस पे मूवमेंट करती है, मोशन करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे शॉर्पनर हो गया, जैसे डस्टर हो गया, ठीक है। तो सबके सब पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक साथ मूव करेंगे, इक्वल डिस्टेंस मूव करेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड आता है हमारे पास में सर्कुलर और रोटरी मोशन। बच्चों, जब हमारे पास में कोई एक पार्टिकल किसी सर्कल के अंदर मोशन करता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि सर्कल का एक सेंटर होगा, और उस सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स के कारण ये पार्टिकल क्या करेगा? इस सर्कल के अंदर मूव करेगा। तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल के अंदर मूव करता है, तो उस प्रकार का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मेन चीज़ जो इसमें समझने वाली ये है कि पार्टिकल की जो सेंटर से दूरी है वो हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे यदि पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंटर से दूरी मान लीजिए r है, तो यदि पार्टिकल यहाँ पे तो सेंटर से दूरी r है, और पार्टिकल यहाँ पे तो भी सेंटर से दूरी कितनी रहेगी? r r r हमारे पास में सेम रहेगी। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसका पॉइंट जो होगा, जिस पॉइंट से वो मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन, उस पॉइंट से पार्टिकल की जो दूरी होगी वो फिक्स होगी, और वो पार्टिकल का जो पॉइंट होगा वो हमारे पास में फिक्स पॉइंट होगा, मतलब सेंटर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो फिक्स होगा। इसी प्रकार से यदि मैं ये एक पार्टिकल ना होके पूरे के पूरे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये मिला के क्या बना लेंगे? एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे कि मेरे पास में एक व्हील होता है, व्हील में क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने व्हील देखा होगा, बहुत सारे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। जैसे ये मेरे पास व्हील है, तो इसका एक जो सर्कुलर मोशन जो बनेगा इस पार्टिकल का, ये वाला बन जाएगा। इससे ऊपर वाला पार्टिकल जो उसका सर्कुलर मोशन क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। इससे ऊपर वाला जो पार्टिकल है उसका सर्कुलर मोशन क्या बनेगा? ये बनेगा। और इससे ऊपर वाला जो पार्टिकल है उसका सर्कुलर मोशन ये वाला बनेगा। मतलब कि जब हमारे पास में बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटरी मोशन। रोटरी मोशन में एक जो चीज़ कॉमन है, ये हम लोगों को समझनी चाहिए, वो ये है
कि जितनी वेलोसिटी के साथ में ये वाला पार्टिकल अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आता है, उतनी वेलोसिटी के साथ में या उतने टाइम इंटरवल में ये वाला जो पार्टिकल है ये भी अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आ जाएगा। दैट मीन्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन ए रोटरी मोशन, ऑल दे हैव इक्वल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तीसरा आता है हमारे पास में ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों ये मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट जब यहाँ जाता है और यहाँ से वापस आता है, फिर से यहाँ जाता है और यहाँ से वापस आता है, तो ये पार्टिकल की जो पोजीशन है जहाँ से उसने शुरू किया, ये पोजीशन कहलाती है हमारे पास में मीन पोजीशन। जब ये पार्टिकल यहाँ तक गया तो ये जो पोजीशन बनी, ये बन गई इस पार्टिकल के लिए एक्सट्रीम पोजीशन। उसी प्रकार से ये जो पोजीशन बनेगी ये भी पार्टिकल के लिए बन जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक पार्टिकल जो है जब मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और फिर वापस लौट के आता है, फिर जाता है, फिर वापस लौट के आता है, तो मीन पोजीशन से जाना जो कहलाता है उसको हम लोग बोलेंगे 2, या दूसरे वर्ड्स में इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ। 2 बोलते हैं या फिर फोर्थ बोलते हैं। मीन पोजीशन से जाके, या ये कहें कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन से 2 किया और एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया। अब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से वापस जाएगा, बैक जाएगा और मीन पोजीशन के ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बैक या फ्रो। तो जब एक पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगा तो 2 करेगा, और एक्सट्रीम से मीन पे आएगा तो फ्रो करेगा, या वो फोर्थ करेगा और बैक आएगा। इस प्रकार का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, जैसे हम लोगों ने एक घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, तो घड़ी का पेंडुलम कैसा होता है, वो ऐसा जाता है, तो जहाँ से उसने शुरू किया वो पेंडुलम की मीन पोजीशन बनती है, और वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर से लौट के मीन पोजीशन पे आ जाता है, फिर से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर से मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो जो घड़ी का पेंडुलम हमारे पास में ये जो है ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। तो किसी भी पार्टिकल के द्वारा मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने की जो हाइट होती है, जैसे ये इसका रहा लेवल, ये रहा इसका लेवल, और ये रही उसकी हाइट, इतनी हाइट। तो किसी भी पार्टिकल के द्वारा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितनी हाइट अचीव की जाती है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो जैसे यदि यहाँ पे हाइट और ऊपर जाती, यहाँ तक चला जाता है पार्टिकल, तो हम कहते हैं कि इसका जो हाइट है वो ज़्यादा हो गया, मतलब इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो गया। तो जब एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस पार्टिकल्स के पास एनर्जी जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। खैर, तो जब एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और वो ऑक्सीलेटरी मोशन करता है, तो उस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। लेकिन यदि इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड स्मॉल है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ जाता है और यहीं पे लौट के आ जाता है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड स्मॉल है, तो जब एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है कि हम उसको माइक्रोस्कोपी में कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग समझते हो, 2 चीज़ें होती है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोपिक के अंदर कंसिडर करते हैं, मतलब वो बहुत ही छोटा होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, तो उसके दौरान भी ये क्या हो रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है, फिर एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन,
और जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे एक स्प्रिंग लीजिए या एक धागा लीजिए, उस धागे को ऐसा पकड़िए और ऐसा खींच दीजिए, दोनों हाथों से उसको ऐसा फोर्स लगाइए और ऐसा खींचिए, तो धागा क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अब उस धागे पे हल्का सा ऐसा उंगली से टच कीजिए, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये धागा जो है इस तरीके से वाइब्रेट करता है। आप लोगों ने देखा होगा, चाहो तो आप लोग ये रबर को ऊपर भी कर सकते हो। तो रबर आपको कैसा दिखता है, रबर आपको कांपता हुआ दिखाई देगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो कंपन है रबर की वो क्या हो रही है, मेन पोजीशन ये है रबर की, ये गया एक्सट्रीम पे, फिर लौट के आया मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे आया। तो जो वाइब्रेशन ऑफ रबर है ये क्या कहलाता है हमारे पास में, वाइब्रेटरी मोशन। तो जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीलेटरी मोशन, और जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो हमारे पास कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन। तो ये 3 प्रकार के मोशन हम लोगों ने देखे, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑक्सीलेटरी। मोशन की एक और टाइप है हमारे पास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन। वो हम लोग कल देखेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।